अस्सलाम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोगों ने डायबिटीज़ मेलाइटिस स्टार्ट किया था और उसमें मैं आपको एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस बता रही थी जो डायबिटीज़ की होती है। और उसमें से मैंने आपको ये तो बता दिया कि पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया क्यों होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बार बार हर बार बताती हूँ कि डायबिटीज़ को ना अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे जो अगली बात हमने करनी है वो है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। ही जो अगली हमारे पास डेवलप होती है वो होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दो बातों के बीच में आपने हमेशा ना अपने जहन को बिल्कुल क्लियर रखना है। वो बात ये है कि मैंने भी आपको पिछली वीडियो में एक बात बड़ी डिटेल से बताई है कि हमारे पास जो डायबिटीज टाइप 1 है ये, और ये टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 वो है जिसमें इंसुलिन इज नॉट प्रेजेंट, टाइप 2 वो है जिसमें इंसुलिन इज प्रेजेंट बट रेजिस्टेंट। ठीक हो गया, ये बात तो आपको पता है अच्छे से। जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, टाइप 1 है जो, उसमें हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो कि एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है, जिसने ब्रेक डाउन करना होता है फैट को इनटू फ्री फैटी एसिड्स। जब इंसुलिन बिल्कुल नहीं है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो बहुत ज्यादा ये फ्री फैटी एसिड बनाता है। इस केस में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन लेकिन रेजिस्टेंस है। तो इस केस में आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो कि उसी एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है, जिसका काम है फ्री फैटी एसिड्स बनाना, ये उतना तेजी से एक्टिव नहीं हो पाता और किसी हद तक इनएक्टिव रहता है। ठीक है, उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बॉडी में इंक्रीज नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये जरा सा कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताने लगी थी, जो भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैंने बात इसलिए की कि हमारी बॉडी वैसे तो हमेशा इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के लिए होता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन जब कभी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता, सपोज स्टारवेशन है कोई, मतलब वो जो फैमीन्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, बड़े बड़े कहत आते हैं, उसमें स्टारवेशन में लोग रहते हैं, जब उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, उस वक्त बॉडी क्या करती है कि जो कुछ उसे मिलता है वो उसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करती है। अब बॉडी में स्टोर्स में पहले सबसे इस्तेमाल हो जाएगा ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो सब इस्तेमाल हो जाएगा। वो जब खत्म हो जाता है तो अगली चीज आती है फैट। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी एडिपोज टिश्यू जो है वो ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम जितना बॉडी में फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फ्री फैटी एसिड्स। ये सारे फ्री फैटी एसिड्स जाते हैं लिवर में, लिवर में होती है इनकी ऑक्सीडाइजेशन और कन्वर्ट हो जाते हैं ये इनटू कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज बेसिकली हमारे लिए एक रिजर्व ऑफ एनर्जी होती है, एक रिजर्व सोर्स होता है जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ये कीटोन बॉडीज एक हद तक प्रोड्यूस होनी चाहिए जितनी बॉडी यूटिलाइज कर सके। जब ये कीटोन बॉडीज जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, जितनी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पाती, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उस इंक्रीज लेवल ऑफ बॉडी में इसको कहते हैं कीटोनीमिया। जब बॉडी में इंक्रीज होगा तो जाहिर यूरिन किडनीज के पास भी इनकी अमाउंट ज्यादा जाएगी, किडनीज के पास ज्यादा जाएगी तो किडनी इनको फिल्टर आउट, जाहिर सी बात सारा का सारा रीअब्सॉर्ब तो नहीं कर पाएगी, तो वो जाहिर यूरिन में एक्सक्रीट होंगी, तो उसको हम कहते हैं कीटोन यूरिया। तो अब ये सारा सिलसिला चल रहा होता है डायबिटीज मेलाइटिस में। अब देखते हैं क्या चल रहा है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 की बात करते हैं पहले। इसमें क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 में आपको पता है कि शुरू में हमारे पास इंसुलिन थोड़ी बहुत होती है, फिर जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद हमारे पास इंसुलिन बिल्कुल नहीं रहती। इंसुलिन नहीं रहेगी तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी में। वैसे तो ग्लूकोज शायद कंट्रोल ले, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब कभी हमारे पास कोई ऐसी स्टेट आती है जब हमें इंसुलिन की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे इन्फेक्शंस में आपकी ऐसी स्टेट आ जाती है, जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जब स्ट्रेस होता है तो एकदम से स्टीरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आपका जरूरत पड़ जाती है आपको इंसुलिन की। कोई आप मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसमें स्टीरॉइड है तो आपको इंसुलिन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन सब केसेस में एकदम से इन पेशेंट्स में क्या होगा कि जरूरत होगी इंसुलिन की और सर्ज ऑफ ग्लूकोज होगी, शदीद हाइपरग्लाइसीमिया होगा, 500 से 700 और इससे भी ऊपर उनकी शुगर लेवल मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इनकी शुगर लेवल चली जाती है। जब ये सिलसिला होता है तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा शुगर लेवल जो है वो सारी की सारी वही बात है कि बॉडी में जब सर्कुलेट करेगी तो बॉडी में जब वो किडनीज में जाएगी तो किडनी उस सारी को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है तो यूरिन जब हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, तो बॉडी से सारा वाटर जो है वो चला जाता है ताकि वो उस यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को ठीक कर सके। बॉडी से सारा वाटर निकलता जाता है तो पेशेंट पॉलीयूरिया उसको हो जाता है, और वाटर जब निकलता जाएगा डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को पॉलीडिप्सिया होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हुआ क्या, अभी तो हमने पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया तक बात पहले खत्म कर दी थी। अगली बात जो है वो ये है कि हमारे पास बॉडी के पास यूटिलाइजेशन के लिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा है लेकिन टिश्यूज उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जिन जिन सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री इंसुलिन डिपेंडेंट है, जैसे हमारे पास सबसे बड़ी चीज हमारे मसल सेल्स हैं, उनमें इंसुलिन होगी तो ग्लूकोज जाएगा।
इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज उनके अंदर जा ही नहीं सकता, वो एनर्जी के लिए उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। जब एनर्जी के लिए वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, मसल्स को एनर्जी चाहिए, बंदा काम कर रहा है या बंदा हिल जुल रहा है, जाहिर है वो अपने कामों में लगा हुआ, मसल्स को एनर्जी चाहिए लेकिन मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। अब वो क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि वो खुद भी कहेंगे कि हमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ला के दो, तो वो कीटोन बॉडीज हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ग्लूकोज के ना होने की वजह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ होता है और ये एंजाइम एडिपोज टिश्यू को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो फ्री फैटी एसिड भी ब्लड में एक्सेस में हो जाते हैं। ये सारे फ्री फैटी एसिड जिस तरह मैंने आपको बताया, ये लिवर में जाएंगे, लिवर में इनके ऑक्सीडाइजेशन होकर कीटोन बॉडीज बनने लग जाएंगी। अब दो बातें हैं, एक तो ये कि बहुत ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स भी हमारे पास प्रेजेंट है इस वक्त ब्लड में, दूसरी बात कि बहुत ज्यादा हमें इस वक्त किसी हद तक जरूरत भी है कीटोन बॉडीज की, क्योंकि मसल्स को एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि जब लिवर ये देखते हैं तो लिवर बहुत एक्सेस में कीटोन बॉडीज बनाने लग जाते हैं। अब उतनी कीटोन बॉडीज की जरूरत है ही नहीं जितनी ये बना रहा होता है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज भी एक्सेस में प्रेजेंट है ब्लड में, और वो ग्लूकोज ब्रेन तो यूटिलाइज कर पाते हैं क्योंकि ब्रेन में इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है ग्लूकोज की एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कीटोन बॉडीज जब एक्सेस में हो जाती है तो वही बात है, कीटोनीमिया हो जाता है, ब्लड में उनका लेवल बढ़ जाता है, यूरिन में उनका लेवल बढ़ जाता है, कीटोन यूरिया। ये कीटोन बॉडीज आपकी एसिडिक इन नेचर होती हैं और ये ब्लड के पीएच को डिक्रीज कर देती हैं, एसिडिक पीएच कर देती हैं ब्लड का, और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को कीटो एसिडोसिस हो गया, इसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। ये कोमा जैसी स्टेट भी आपकी बन जाती है ऐसे पेशेंट्स की, मतलब एसिडिक पीएच जो है ना वो ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है, क्योंकि ब्लड की पीएच नॉर्मल होना सारे मेटाबॉलिज्म्स के लिए बहुत जरूरी है, जब वो नॉर्मल नहीं होती तो आपकी बड़ी खराबी आ जाती है। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। अब अगर मैं बात करती हूँ डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 की, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसमें एक्यूट कॉम्प्लिकेशन इसके साथ की जो वहां पर होती है उसको हम कहते हैं नॉन कीटोटिक कोमा। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर नॉन कीटोटिक क्यों है? डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में नॉन कीटोटिक कोमा उधर होता है, उसका मतलब ये होता है कि वहां पर कीटोन बॉडीज नहीं बन रही लेकिन पेशेंट कोमा में जा रहे हैं। तो क्या ऐसी वजह कि पेशेंट कोमा में जा रहे हैं, वहां पर कीटोन बॉडीज क्यों नहीं बन रही? कीटोन बॉडीज के बनने का जो एसोसिएशन ज्यादा देखा गया है ना, बस आप इतनी सिंपल सी बात याद रखें, वो इंसुलिन की एब्सेंस में देखा गया रादर देन इंसुलिन की रेजिस्टेंस में। शुरू में मैंने आपको ये जो दो बातें बताई थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी रिसर्च स्टडीज यही स्टेब्लिश करते हैं कि ऐसा नहीं कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में कीटोन बॉडीज बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बनती है लेकिन उतने लेवल में नहीं बनती जितनी आपकी टाइप 1 में बन रही है, जिसमें इंसुलिन है ही नहीं। तो इंसुलिन की एब्सेंस होना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एज कंपेयर टू इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना, क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन प्रेजेंट तो है ना, सिर्फ रेजिस्टेंट है, तो कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा नहीं बनती कि वो कीटो एसिडोसिस करें। रादर देन इन पेशेंट्स में फिर भी कॉमा हो जाता है। फिर कौन सा कॉमा होता है? इन पेशेंट्स में होता है हाइपर ऑस्मोलर कॉमा, यानी यहाँ तक तो इनकी स्टेट भी वही थी ना कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन में जा रही है, उसकी वजह से पानी भी यूरिन में जा रहा है। जब पानी बहुत ज्यादा यूरिन में चला जाता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन फील होती है। अब इस केस में जो बंदे चलते फिरते हैं, जवान जहान है, पानी शानी पी सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा पानी पीते रहते हैं, तो उनकी इनटेक भी काफी हद तक पूरी होती जाती है, लेकिन एक लेवल तक पूरी होगी। लेकिन ज्यादातर जो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में कॉमा में लोग जाते हैं ना, वो डिबिलिटेटेड पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो निगलेक्टेड होते हैं, जो कि अपनी हाइड्रेशन का खुद ख्याल नहीं रख पाते। उसमें यही होता है कि उनको बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट हो जाती है और डिहाइड्रेशन के लिए वो पानी नॉर्मल नहीं पी पाते, तो उनकी बॉडी में एक्सेसिव ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, उनकी बॉडी में सॉल्ट्स एक्सेस में हो जाते हैं, पानी रहता नहीं है, सॉल्ट्स एक्सेस में हो जाएंगे, हाइपर ऑस्मोलैरिटी की स्टेट चली जाएगी, सोडियम पोटेशियम सब एक्सेस में हो जाएंगे, उसकी वजह से उनको कॉमा होता है। इसलिए हम टाइप 2 मेलाइटिस जो डायबिटीज होती है उसमें कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कॉमा। इस डिफरेंस को पक्का याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी को ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी। अब आइए मैं अगली बात कहेंगे हम, जो हमारे पास है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज से डेवलप हो रही है ना, वो आपकी कुछ इस तरह से है कि अगर हम उसको जनरल सी बात करें तो एक आपकी वेसल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्रॉनिकली डायबिटीज आपकी वेस्कुलर डिजीज करती है, बहुत शदीद किस्म की, उसमें मैक्रो वेसल्स भी आपकी इफेक्ट होती है और माइक्रो वेसल्स भी। मैक्रो वेसल्स जो आपकी बड़ी बड़ी वेसल्स है, वो जो मेजरली इफेक्ट होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इफेक्ट होती है। डायबिटीज मैंने जिस तरह अभी आपको बताया है, तो वो आपकी मेजरली एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, जो आपको नजर भी आ रहा है कि ज़रा अगर फ्री फैटी एसिड्स का लेवल वैसे भी ब्लड में इंक्रीज हो रहा है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, तो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। और भी रीजन है, मैं आगे बताऊंगी। और माइक्रोवास्कुलर डिजीज होती है जिसमें आपकी छोटी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। छोटी वेसल्स 3 जगहों की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके आई की रेटिनोपैथी जो करती हैं, एक आपकी नर्व्स की न्यूरोपैथी जो कर रही है, और तीसरी आपकी किडनीज की नेफ्रोपैथी जो कर रही है। तो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर डायबिटीज। इसको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करती हूँ, बाकी सारा डिटेल में। अभी तक कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।